अब आता है अध्याय 8 कक्षा 9 का गति यानी मोशन। यहाँ से फिजिक्स से स्टार्ट होती है। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह सिराओं और धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं सभी गतिमान हैं। ठीक है। हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। ठीक। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कण के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की घटनाओं के क्या कारण है? क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है? यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं? ठीक। किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। ओके। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विरामावस्था में पाता है, तो ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं? ठीक। बहुत सी गतियाँ जटिल होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान हो सकती हैं। कुछ घूर्णन कर सकती हैं एवं कुछ कंपन कर सकती हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हों। ठीक है। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। एक्टिविटी देख लेते हैं। पहली है, आपकी कक्षा की दीवार विरामावस्था में है या गति में? चर्चा करें। ठीक है। तो दीवार विरामावस्था में ही होती है ऑब्वियसली। सेकंड है, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में है? इस बिंदु पर चर्चा करें और विचारों का आदान प्रदान करें। सोचो और करें। हम कभी कभी अपने आसपास की वस्तु की गति के कारण खतरे में घिर जाते हैं, विशेषतः यदि वह गति अनिश्चित व नियंत्रित हो, जैसे बाढ़ वाली नदी, तूफान या सुनामी में देखा गया है। ठीक है। दूसरी ओर नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक हो सकती है, जैसे पानी के द्वारा विद्युत उत्पादन। क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना तथा उन्हें नियंत्रित करने के विषय में जानना आवश्यक है? गति का वर्णन देख लेते हैं। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में, ठीक है, 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसीलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। सरल रेखीय गति की बात करें तो गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के लिए सरल रेखीय गति में जो है गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है बताया गया। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। ठीक है। वस्तु अपनी गति बिंदु 0 से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देशित बिंदु माना जा सकता है। कहा है। ठीक है। तो माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में ए, बी और सी युक्त वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। पहले यह सी और फिर बी से गुजरता है तथा ए पर पहुंचता है। इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौटती है और बी से गुजरते हुए सी तक पहुंचती है। ठीक है। तो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी AO प्लस AC नीचे दे रखा होगा। ठीक है। यहाँ पे दे रखा, जैसे O से चलना शुरू किया, इसने C पे गया, फिर B पे गया, फिर A पे गया, फिर वापस से आ रहा था B पे भी। ठीक है। तो
इस तरीके से जो है, तो क्या बोला गया है कि AO प्लस AC है, अर्थात 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर। ठीक है, AO कितना है 60 किलोमीटर और AC कितना है 35 किलोमीटर, तो इक्वल टू हो गया कितना 95 किलोमीटर हो गया। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, ठीक है, न कि गति की दिशा की। कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, कहा है इन्होंने। ठीक है, किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। इस उदाहरण के द्वारा आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति O से उसकी अंतिम स्थिति C तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यह दूरी आपको A से गुजरते हुए O से C तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ठीक है, क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? चित्र 8.1 में दी गई उदाहरण को ले। O से A तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है। ठीक है, तब विस्थापन का परिमाण भी 60 किलोमीटर है। फिर O से 1 तथा पुनः B तक गति के दौरान की गई दूरी तय की गई दूरी 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर इक्वल टू 85 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर होगा, इसलिए विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर तय की गई दूरी 85 किलोमीटर के बराबर नहीं होगा। पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। ठीक है, यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु गति करते हुए पुनः 0 तक जाती है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती हैं तथा विस्थापन शून्य है। ठीक है, तो यद्यपि इस यात्रा में तय की गई दूरी OA प्लस AO इक्वल टू 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर इक्वल टू 120 किलोमीटर है, इस प्रकार दो विभिन्न भौतिक राशियों दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति की सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, ये बोल रहा है अगर 0 से किसी चीज़ ने चलना शुरू किया, वो A तक गया, फिर वापस 0 तक आया, तो कितना किलोमीटर चलेगा। ठीक है, पहले तो A तक गया वो 60 किलोमीटर, फिर 60 से फिर 0 तक आया, O तक आया, तो फिर 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर 120 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर वो हमें विस्थापन के बारे में पूछता है, वो 0 से चलना शुरू किया लेकिन 0 पे ही वापस आ गया, तो ये 0 हो। ठीक है, जहाँ से चलना शुरू किया वहीं पे पहुँच गया, तो वो 0 होगा। शॉर्टेस्ट दूरी होता है, इसका मतलब इनिशियल टू फाइनल जो उसका पॉइंट होता है उसमें। ठीक है, क्रियाकलाप देखते हैं। 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए, बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाए। ठीक है, तो ये बोल रहा है अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को मापे, दोनों भौतिक राशियों के मापन में क्या अंतर पाते हैं। नेक्स्ट क्रियाकलाप है एक्टिविटी। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को ओडोमीटर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ओडोमीटर किसे बोलते हैं, तो दूरी तय करने वाला होता है, वाहनों में लगा होता है जो यंत्र। एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है। ओडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और आरंभिक पाठ्यांकों के बीच का अंतर 1850 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली के बीच के विस्थापन में परिमाण ज्ञात कीजिए। एक समान गति और असमान गति क्या है देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो यूनिफॉर्म एक समान गति यानी मतलब एक ही जैसे उसमें वो गति कर रहा है। ठीक है, एक ही चाल में गति कर रहा है। माना कि एक वस्तु एक सीधे रेखा पर चल रही है। माना पहले सेकंड में 1 सेकंड में यह 50 मीटर चलती है, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर, चौथे सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है, क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। ये इंपॉर्टेंट, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना ही क्या होता है, एक समान गति है। इस तरह गति को समयांतराल छोटा होना चाहिए। ठीक है, हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है, तो ये क्या होगा, असमान गति होगी। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति
ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, एक्टिविटी दे रखी है इसमें अगली, दो वस्तुओं ए और बी की गति से संबंधित आंकड़ों की सारणी 1.1 में दिया गया है। ध्यान से देखकर बताइए कि वस्तु की गति एक समान है या नहीं। ठीक है, तो समय दे रखा है इसमें, वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में, वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी 9 बजे एक 10 मीटर जा रहा है और एक 12 मीटर, नहीं समान नहीं है, समान है। 9:45 पे 10 पे जा रहा है, एक 20 पे जा रहा है और एक 19,000 मीटर जा रहा है। 10 बजे ए जो है 30 मीटर जा रहा है और ये 23। तो ए जो है इसमें समान वाला है, क्योंकि ये हर 5 मिनट में जो है कितना जा रहे हैं, हर 5 मिनट में नहीं, हर 15 मिनट में कितना जा रहा है, 10-10 मीटर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ आगे पीछे हो रहा है, तो ये समान है, ये असमान है। ठीक, गति की दर का मापन। चित्र 8.2 में दी गई स्थिति को देखिए। चित्र 8.2 ए में यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर पर आ रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है। चित्र 8.2 बी में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो साइन बोर्ड दे रखा है तो देख लेते हैं। किसी भी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेगी। ठीक है, इनमें से कुछ तेज चलती हैं तो कुछ धीमी। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती हैं। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है। ठीक है, चाल का मात्रक प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड है। यह मीटर प्रति सेकंड चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है और किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तु असमान गति में होगी, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति को दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, वस्तु की औसत चाल उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि में भाग देकर प्राप्त किया जाता है। तो औसत चाल अगर हमें निकालना होगा तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं तय की गई कुल दूरी बटा कुल समयावधि, जितना टाइम लगा होगा उस हिसाब से निकाल सकते हैं। यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल क्या होगी, v = s/t। ठीक है, इसकी चाल होगी। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझे। एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर है। कार पूरे समय में 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय में यह अधिक तो कुछ समय में यह कम चाल चली होगी। उदाहरण है 8.1 में एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय कर दे, तब पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो इसका आंसर दे रखा है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी थी, 16 मीटर प्लस 16 मीटर = 32 मीटर। ठीक है, तो लिया गया कुल समय 4 सेकंड और 2 सेकंड लिया गया, 6 सेकंड, यानी औसत चाल निकालेंगे तो तय गई कुल दूरी बटा लिया गया समय होगा। यानी दूरी कितनी थी 32 मीटर और टाइम कितना लिया 6 सेकंड, तो टोटल 5.33 मीटर पर सेकंड आंसर निकाल गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। दिशा के साथ चाल की बात करें अगर, स्पीड विथ डायरेक्शन, तो किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। ठीक है, वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। ठीक, वेग यानी वेलोसिटी। ठीक है, अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। अगर वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हैं निश्चित दिशा में तो उसे वेग कहेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती हैं। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल की गति तालचाल के साथ गति कर रही है तो हम इसके गति की दर के परिणाम को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान भी होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है,
प्रारंभ औसत वेग अगर हमें निकालना होगा तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज अगर वेलोसिटी हमको निकालनी होगी तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2, हम इसे कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये है एवरेज वेग का फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, जहाँ v ए वी यानी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी औसत वेग है, u प्रारंभिक वेग है, ठीक है, और v क्या है, अंतिम वेग है यानी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तथा चाल वेग दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड ऐसे। ठीक है, अगला क्रियाकलाप दे रखा है, अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापिए। यदि आप माप ले तो आपके पैदल चलने की औसत चाल 4 किलोमीटर पर आवर है, तो अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी का आकलन कीजिए। अगला क्रियाकलाप दे रखा है, जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली के चमकने और बादल के गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है और फिर कुछ समय पश्चात बादल के गरजने की ध्वनि आप तक पहुंचती है। क्या आप बता सकेंगे ऐसा क्यों होता है? इनके बीच में समयांतराल एक डिजिटल कलाई घड़ी या स्टॉप घड़ी से मापें। बिजली की चमक के निकटतम दूरी बिंदु का परिकलन कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये हो गया। अगला उदाहरण है 8.2, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर, ओडोमीटर हमने पढ़ा था ना क्या होता है, तो कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, 24। ठीक है, स्टार्टिंग में माइनस का 24 थी लास्ट में और स्टार्टिंग में 2000 थी, तो इसको माइनस करके 400 निकाल दिया। दूरी तय करने में कुल समय कितना लगा था, t = 8 आवर्स लगे थे। कार के औसत अगर निकालेंगे, हमने पढ़ा था S/T एवरेज, वो निकालते तो 400 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, तो 50 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा हमारा। ठीक है, अब 50 किलोमीटर पर आवर को हमको क्या करना है, हमको मीटर पर सेकेंड में निकालना है, तो हम इस तरीके से इसको निकालेंगे। ठीक, अब पढ़ते हैं वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। ठीक है, इस अवस्था में किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, इसका मान विभिन्न समयों पर एक विभिन्न बिंदु पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समयांतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा। ठीक है, त्वरण नया शब्द आ गया है, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। त्वरण अगर हमें निकालना होगा तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय लिया गया समय। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण निम्न होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन यानी कि इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी होगा। ठीक है, इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, तथा यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर होता है। ठीक, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर एग्जाम्पल देखें इसका, तो यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समयांतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। एक्टिविटी 8.8 में दे रखा है, आप दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतियों को देखते होंगे जिनमें प्रमुख है, जैसे गति की दिशा में त्वरण है। त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध है।
एक समान त्वरण है या असमान त्वरण है। क्या आप ऊपर दी गई प्रत्येक प्रकार की गति के लिए एक एक उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण 8.4 है। विरामावस्था यानी रुकी हुई अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार के ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो पहली स्थिति क्या थी, प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था। अंतिम वेग 6 मीटर पर सेकंड था। तो टाइम 30 सेकंड लगा उसे समीकरण 8.3 से। अगर हम देखें एक्सेलरेशन निकालना तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी होता है। ठीक है, तो v u और t दिया हुआ मान ऊपर दिए समीकरण में रखने पर ऐसे हो जाता है, कितना, एक्सेलरेशन इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 30। तो यह आता है आंसर 0.2 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, दूसरी अवस्था में देखिए तो प्रारंभिक वेग अब कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड है और अंतिम 4 मीटर पर सेकेंड है। टाइम 5 सेकेंड का लगा है। अगर इसको हम उसी एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में रखें तो ये हो जाता है 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 5। तो आंसर आ जाता है माइनस 0.4 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, साइकिल का त्वरण पहली स्थिति में 0.2 मीटर पर स्क्वायर है और दूसरी स्थिति में माइनस 0.04 मीटर पर स्क्वायर है। ठीक है, गति का ग्राफिक प्रदर्शन अगर हम देखें, ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है, दिखाई जा सकती है यानी। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्रायः ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है। जैसा कि आपने गणित में पढ़ा है कि एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चर युक्त रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग का दूसरी दिशा जैसे समय पर। ठीक है, दूरी समय ग्राफ अगर हम देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इसमें क्या है, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन में एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ व्यक्त किया जा सकता है। जैसे इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष से और दूरी को वाई एक्सिस से पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या समान चाल से चल रही है, विरामावस्था में है इत्यादि। तो दूरी इस तरीके से होगी और समय इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपना ग्राफ बना सकते हैं। ठीक, हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समय समयांतराल में तय करती है तब इसकी चाल एक समान होती है। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय की समानुपाती होती है। ठीक है, इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है, जैसे कि चित्र 8.3 में प्रदर्शित है। ठीक, ग्राफ का ओ बी भाग यह दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से बढ़ रही है। यदि आप वाई अक्ष की विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए चित्र 8.3 में दिए गए दूरी समय ग्राफ के भाग ए बी को लें। बिंदु ए से अक्ष के समानांतर एक रेखा तथा बिंदु बी से वाई अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचें। ये दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिलकर एक त्रिभुज एबीसी बनाती हैं। अब ग्राफ पर एसी समयांतराल T2 माइनस T1 को बताता है। ठीक है, जबकि बीसी दूरी S2 माइनस S1 को दर्शाता है। हम ग्राफ देख सकते हैं कि बिंदु ए से बी बिंदु तक जाने में T2 माइनस T1 समय में S2 माइनस S1 दूरी तय करती है। अतः वस्तु की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। कैसे, जैसे v इक्वल टू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ठीक है, हम त्वरित गति के लिए भी समय दूरी ग्राफ अंकित कर सकते हैं। सारणी 8.2 का कार के द्वारा 2 सेकंड में समय अंतराल में तय की गई दूरी को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नई दूरियाँ दी गई हैं। ठीक, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है
अगर असमान चाल से चल रही होगी तो वो इस तरीके का ग्राफ बनाएंगे। ठीक, कार की गति के लिए दूरी ग्राफ चित्र 8.4 में दर्शाया गया है। ध्यान दें इस ग्राफ की आकृति चित्र 8.3 में दिए गए ग्राफ से भिन्न है। इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। इस प्रकार चित्र 8.4 में दर्शाया गया ग्राफ असमान चाल को व्यक्त करता है। ठीक है, अब बात करते हैं वेग समय ग्राफ की। ठीक है, एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष और वेग को वाई एक्स अक्ष पर दर्शाया जाता है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, मतलब एक समान वेग से वो आगे चल रही है, गतिमान है, तो समय के साथ अगर उसकी वेलोसिटी जो है एक समान गति के साथ चल रहे हैं तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा बोल रहे हैं। ठीक है, यह अक्ष एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, सीधी रेखा जाएगी एक बिल्कुल। और डायग्राम जो 8.5 में एक कार जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के एक समान वेग से गति कर रही है के वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया है। इस तरीके से देखो, सीधे जा रही है ना एकदम, तो इसमें कोई ऊपर नीचे उतार चढ़ाव ऐसा नहीं, तो सीधे जा रही है वो, इस तरीके से दर्शाएंगे। हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिणाम के बराबर होता है। ठीक है, तो किसके बराबर हो रहा है बोल रहा है, विस्थापन के परिणाम के बराबर। ठीक है, ओके, तो चित्र 8.5 से T1 और T2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए T1 व T2 के संगत बिंदु को ग्राफ पर लंब खींचे। 40 किलोमीटर पर आवर के वेग को ऊंचाई AC या BD और समय T2 T-T1 को लंबाई AB से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इसलिए समय T2 T1 को कार द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, जैसे S = AC × CD कर देंगे। ठीक है, क्या AC × CD, यहाँ पे देख सकते हैं AC इंटू कर रखा है CD। ठीक है, X = AC × CD, तो इक्वल टू कितना आ रहा है, 40 किलोमीटर है पर आवर, और इंटू जो है T2 - T1 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 40, T1 और T2 - T1 ब्रैकेट में आ जाएंगे। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल चित्र में दर्शाया गया है। वेग समय ग्राफ यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ में बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है। ठीक है, कार का वेग विभिन्न समयों पर मीटर पर सेकंड व किलोमीटर पर आवर की श्रेणी में 8.3 में दर्शाया गया है। तो हर 5 सेकंड में दर्शाया रखा है यहाँ पे, मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, कितना होगा, तो इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ चित्र 8.6 में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, 8.6 में 8.7, 8.6, ठीक है, ये रहा, इसमें दर्शाया गया है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ग्राफ की प्रकृति यह बताती है कि समान समयांतराल में वेग परिवर्तन समान रूप से होता है। ठीक है, इस प्रकार सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा है, जैसे इसमें जा रहा है एकदम सीधी रेखा में ना, तो ये रहा। तो आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समयांतराल यानी कि जो भी समय अंतराल है उसमें कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिणाम, ठीक है, को बताता है। किसको बताता है, विस्थापन के परिणाम को, यानी कार के द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको बताता है। ठीक है, एक समान वेग से गति करें, बिल्कुल एक ही यूनिफॉर्म मोशन में वो गति कर रहा है। तो ग्राफ चित्र 8.6 में दर्शाए गए क्षेत्रफल ABCD जो है द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया जाएगा, चूंकि कार के वेग का परिणाम त्वरण
के कारण परिवर्तित हो रहा है, अतः कार के द्वारा तय की गई दूरी s वेग समय ग्राफ चित्र 8.6 में प्रदर्शित क्षेत्र ABCD द्वारा व्यक्त की जाएगी। S इक्वल टू ABCDE का क्षेत्रफल आयत इक्वल टू कितना होगा, आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ठीक है, इक्वल टू अगर हम इसको निकालेंगे तो AB इंटू BC हो जाएगा प्लस हाफ AD इंटू DE हो जाएगा। ठीक, असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है। ठीक, तो ये क्या बोला, किसी भी आकृति का हो सकता है। अब चित्र 8.7 में दे रखा है, बोल रहे हैं कि वेग समय ग्राफ को दर्शाता है। ए जो है, ए इसमें जो दे रखा है ये, तो वेग समय ग्राफ को दर्शाता है जो कि एक वस्तु की गति को प्रदर्शित करता है जिसका वेग समय के साथ घटता है। जबकि चित्र 8.7 में क्या दे रखा है, बी में, कि किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन के समय वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। असमान परिवर्तन को दर्शाया, इसमें असमान परिवर्तन को दर्शाया गया है और इसमें समय ग्राफ को दर्शाता है जो एक वस्तु की गति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसमें ये दर्शाया गया। क्रियाकलाप देखते हैं। एक ट्रेन के 3 विभिन्न स्टेशनों ABC पर आगमन और प्रस्थान करते समय एवं स्टेशन A से B व C की दूरी सारणी 8.4 में दी गई है। ठीक है, इसमें ABC में समय A की दूरी किलोमीटर में, आगमन का समय घंटे में और प्रस्थान का समय घंटे में दे रखा है। ठीक, मान लें कि किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच ट्रेन की गति एक समान है, तो इस आधार पर वेग समय ग्राफ खींचे तथा इसकी व्याख्या करें। ये करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्टिविटी 8.10। इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी सेम चीज़ दे रखी है, इसमें भी दे रखा है, तो ये करनी है। ठीक है, अगली हेडिंग देखते हैं, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मैथड। ठीक है, कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समयांतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग गति के दौरान त्वरण व उसके समय उसके द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, एक्सेलरेशन और उसके द्वारा तय की गई दूरी के संबंध स्थापित करना संभव है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में वो जब चलता है तो विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी को, इसकी वेलोसिटी को वो करना मतलब पॉसिबल हो जाता है, बोले संभव हो जाता है। जैसे गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। सुविधा के लिए इस प्रकार के 3 समीकरणों का एक समुच्चय निम्नलिखित है। जैसे ये हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, जहाँ u क्या है, प्रारंभिक वेग है, t समय के लिए है, असमान त्वरण a से चलती है, v अंतिम वेग तथा t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s है। ठीक है, तो समीकरण 8.5 वेग एवं समय के संबंध व्यक्त करती है तथा समीकरण 8.6 समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है। समीकरण 8.7 जो कि वेग एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती हैं, जिसे समीकरण 8.5 एवं 8.6 से t को विलुप्त कर प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से भी प्राप्त किया जा सकता है, बोले। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं कि वेग समय संबंध के लिए समीकरण क्या है। तो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, तो कोई वस्तु जो एक समान त्वरण के साथ चलती है, सबसे पहले क्या, कोई भी वस्तु जो एक समान त्वरण के साथ चल रही है, एक्सेलरेशन के साथ चल रही है, उसे वेग ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ले, जैसे कि चित्र 8.8 में प्रदर्शित है। ठीक है, 8.8 में देख लेते हैं क्या प्रदर्शित है, तो इस तरीके से इसमें दिखा रखा है। ठीक, तो चित्र 8.6 के समकक्ष, किंतु अब u इक्वल टू 0। ठीक, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है बिंदु A पर, और यह t समय से बढ़कर v बिंदु B पर हो जाता है। वेग एक समान दर a के साथ परिवर्तित होता है। चित्र 8.8 में बिंदु B से 2 लंब BC एवं BE क्रमशः समय तथा वेग अक्षों पर खींचे गए हैं। ठीक है, प्रारंभिक वेग जो है OA के द्वारा अंतिम वेग यानी कि BC के द्वारा तथा समयांतराल जो है उनका T OC के द्वारा प्रदर्शित किया गया। ठीक है, BD इक्वल टू BC माइनस CD, समयांतराल T में वेग में परिवर्तन को दर्शाता है। अब OC के समयांतराल AD रेखा खींचे, ग्राफ से हम पाते हैं कि इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं
ग्राफ से क्या पता चलता है कि बी सी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, ठीक है, बी डी प्लस डी सी, क्या बी सी इक्वल टू, ओके ओके। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को बुक खोलनी पड़ेगी, क्योंकि ये डायग्राम जो है बुक में आप एक साथ देख सकते हैं व्हेन एवर आई डिक्टेटेड दिस, ओके। तो इसमें बी सी इक्वल टू वी तथा ओ ए इक्वल टू यू रखने पर हम पाते हैं कि वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी प्लस यू हो जाएगा, ठीक है, बी डी प्लस यू, ओके, यू हो जाएगा, और या बी डी इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। वेग समय ग्राफ से डायग्राम चित्र 8.8 वस्तु के त्वरण को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ए अगर हम निकालें तो इक्वल टू क्या होता है, वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय लिया गया समय, ठीक है। तो हम इसको कैसे, बी डी डिवाइडेड बाय ए डी इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाय ओ सी निकल आएगा, ठीक है। ओ सी इक्वल टू टी रखने पर हम पाते हैं कि ए इक्वल टू कितना हो गया, बी डी डिवाइडेड बाय टी, या बी डी इक्वल टू ए टी, ठीक है। तो समीकरण 8.8 तथा 8.9 से हम पाते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। अब देखते हैं समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण, ओके, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मान लें कि किसी वस्तु में एक समान त्वरण a से t समय में s की दूरी की चित्र 8.8 में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ ए बी के नीचे घिरे क्षेत्र यानी ओ ए बी सी द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है, ओ ए बी सी द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक हो गया। ठीक इस प्रकार वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी एस निम्न प्रकार व्यक्त की जाती है, एस इक्वल टू ओ ए बी सी का क्षेत्रफल जो एक समलंब है, ठीक है, इक्वल टू आयतन ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज जो कि क्या बनेगा, ए बी डी का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब इक्वल टू इसको हम समीकरण में रखते हैं, तो इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ क्या हो जाएगा, प्लस हाफ ब्रैकेट में ए डी इंटू बी डी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ओ ए इक्वल टू यू, ठीक है, ओ सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू टी और बी डी इक्वल टू ए टी मान रखने पर हम पाते हैं क्या, एस इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ टी इक्वल टू ए टी, या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ चले जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें है वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण, ओके। इसमें सारे फॉर्मूलाज हैं, इनको समझने के लिए बुक को भी खोलना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, और इनको सॉल्व करना पड़ेगा खुद से, तभी ज़्यादा समझ में आएंगे। सो प्लीज़ whenever you are watching or listening my videos, so please आप बुक भी जरूर खोलिएगा, ओके। सो वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण देखते हैं, इसमें क्या है, चित्र 8.8 में प्रदर्शित वेग समय ग्राफ से वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण यानी एक्सेलरेशन से टी समय तक तय की गई दूरी एस को ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित किया गया है, अर्थात एस इक्वल टू समलंब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा इक्वल टू ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। और ओ ए इक्वल टू यू, बी सी इक्वल टू वी और ओ सी इक्वल टू टी रखने पर हम क्या क्या मिलेगा हमको, एस इक्वल टू यू प्लस वी ब्रैकेट में आ जाएगा, बाहर से टी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। वेग समय संबंध समीकरण 8.6 से हम पाते हैं क्या, टी इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए एक्सेलरेशन, ठीक है। समीकरण 8.11 और समीकरण 8.12 से हम पाते हैं कि एस इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा, या फिर 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका, ठीक है। बाकी ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और इनका सॉल्यूशन भी दे रखा है, मेरे डिक्टेट करने से क्या होगा, ये आप लोग खुद देख सकते हैं बुक खोल के, ठीक है। बुक में सॉल्यूशन भी दे रखे हैं क्योंकि इन एग्जाम्पल्स के। तो अगली हेडिंग देख लेते हैं, अगली हेडिंग है एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। तो इसमें है जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है, क्या हो रही है, वह वस्तु त्वरित हो रही है, यानी कि एक्सेलरेटिंग हो रहा है उसमें, ठीक है, एक्सेलरेटिंग हो रही है। तो वेग में यह परिवर्तन वेग के परिणाम या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती है, ठीक है। किसी बंद पथ मार्ग पर एक वस्तु की गति का उदाहरण चित्र 8.9 में दे रखा है, ठीक है,
ठीक हो गया। किसी एथलीट धावक को एक आयताकार पथ पर ABCD यानी यहाँ पे दे रखा है, ABCD के अनुदिश दर्शाता है। माना एथलीट पथ के सीधे भागों AB, BC, CD और DA एक समान चाल से दौड़ता है। अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर वो शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है। एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी? यह स्पष्ट है। आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसे 4 बार अपनी गति बदलनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार जब वो A से मुड़ेगा, एक बार जब वो B से मुड़ेगा, एक बार जब वो C से मुड़ेगा और एक बार जब वो D से मुड़ेगा। ठीक, तो इसमें देखा भी रखा है। हम मान लें कि एथलीट आयताकार पथ के स्थान पर एक षटकोणीय पथ पर दौड़ता है। ठीक है, ABCD दौड़ रहा है तो प्रदर्शित है, यहाँ पे दिखा भी रखा है षटकोणीय। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये कि इस स्थिति में एथलीट को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार अपनी दिशा को बदलना होगा। षटभुजाकार न होकर सम अष्टभुजाकार पथ होगा तो क्या होगा? तो यह देखा गया है कि पथ की भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी। हम निश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं का आकार कैसा होगा? यदि आप ऐसा करते हैं तो कैसे आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया, एक बिंदु के समान हो जाएगी और पथ का आकार लगभग क्या हो जाएगा? वृत्त के समान हो जाएगा। एक एथलीट एक वृत्त पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक क्या है? उदाहरण है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। ठीक है, अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है तो वेग v होगा। कितना होगा? v इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई टी। ये इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। इंपॉर्टेंट था ये भी। इसमें क्रियाकलाप दे रखा है। ठीक है, तो ये भी वही दे रखा है कि पत्थर को पकड़ रखा है, रस्सी में लगा रखा है और उसको चारों तरफ से घुमाया तो क्या हो रहा है? पत्थर नियत परिणाम वेग वृत्तीय पथ का निर्दिष्ट करता है। तो एक वो वृत्तीय पथ बना रहा है पत्थर। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ें दे रखी हैं। आपने क्या सीखा इसमें देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट समरी क्या है इस चैप्टर की। तो स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। ठीक है, एक बिंदु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदल रहा है। ठीक है, प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका क्या है? वेग है। ठीक है, तो किसी वस्तु का त्वरण यानी एक्सेलरेशन प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को क्या किया जा सकता है? दर्शाया जा सकता है। ठीक है, एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरणों के माध्यम से की जा सकती है। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी इंपॉर्टेंट है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए भी इंपॉर्टेंट है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंपॉर्टेंट है। ये सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, जहाँ u वस्तु का प्रारंभिक वेग है। ठीक है, प्रारंभिक वेग और t समय के लिए एक समान त्वरण a से गति करता है और इसका अंतिम वेग v है। ठीक है, फाइनल और इनिशियल जो है, और t समय के साथ तय की गई दूरी s है। ठीक है, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में इम्पोर्टेंस थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।